हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर चल रहा है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था कि कैसे क्रॉप प्लांट्स को और एनिमल्स की वैरायटीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिससे फूड डिमांड इंक्रीज हो रही है और कल्टिवेबल एरिया है, लैंड एरिया है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अब हमें पहले तो लैंड एरिया ज्यादा था, पॉपुलेशन कम थी, तो लार्ज लैंड एरिया पर सभी के लिए फूड अवेलेबल हो जाता था। अब लैंड एरिया बहुत कम होता जा रहा है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो हमें जो हमारे फूड रिसोर्सेज हैं उनकी क्वालिटी को इस तरह से इम्प्रूव करना है कि पहले से प्रोडक्शन हमें वो ज्यादा देने लग जाए। ज्यादा देने लगेंगे तभी सभी को फूड अवेलेबल हो पाएगा। इसलिए हमें हमारे जो फूड रिसोर्सेज हैं उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है, उनकी क्वालिटी को बढ़ाने की जरूरत है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दें। ठीक है, फूड रिसोर्सेज हमारे प्लांट्स, एनिमल्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इस चैप्टर में हम प्लांट वेराइटी यानी कि एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं उनकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो पढ़ेंगे, और एनिमल हस्बेंड्री यानी कि लाइव स्टॉक एनिमल्स और भी एनिमल्स जिन पर हम फूड के लिए डिपेंड हैं, मीट, एग या किसी और सोर्स में, तो उनके भी इम्प्रूवमेंट के लिए हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बारे में, न्यूट्रिशन के बेसिस पर क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन किया था, और लास्ट में पढ़ा था रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, उसके बाद हम अब एक एक हेडिंग डिटेल में पढ़ेंगे। ए हेडिंग डालेंगे इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, क्रॉप्स के प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जा सके उसके लिए मेथड्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नोट्स आपको यहीं से बनाने हैं, ये मैं रीड करता जा रहा हूं। कहीं वीडियो में प्रॉब्लम आए देखने में तो आप वर्ड्स पर ध्यान दें, उसको समझ के नोट्स बनाएं। ओके, देखिए, द प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इन फार्मिंग टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। Accordingly, the major groups of activities to increase crop yield are। क्रॉप यील्ड को या फिर क्रॉप प्रोडक्शन को हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स में कैसे इंक्रीज किया जा सके उसकी 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, यानी कि गुड क्वालिटी सीड्स फॉर प्लांटिंग। एग्रीकल्चर में हम गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स को सोइंग करेंगे, एग्रीकल्चर में क्रॉप फील्ड्स में ग्रो करेंगे, तो उनसे हमें प्रोडक्टिविटी अच्छी मिलेगी। तो सबसे पहले स्टेप तो यही है कि हम सीड्स इस तरह के सेलेक्ट करें जिसमें क्वालिटीज अच्छी हो, न्यूट्रिशनल क्वालिटी अच्छी हो, डिजीज को रेजिस्टेंस करने की पावर अच्छी हो, टेम्परेचर या वाटर की कम या ज्यादा कंसंट्रेशन होने पर उनकी ग्रोथ ज्यादा अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, उस तरह के सीड्स हम यूज करें। ठीक है। सेकेंड, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, नर्चरिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स। उसके बाद ग्रो कर दिए सीड्स को ग्रो करते टाइम उनसे जो प्लांट्स डेवलप होंगे उनको किस तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, कौन से फर्टिलाइजर्स या मैन्योर यूज करने हैं उनका सिलेक्शन करना, किस तरह से किस टाइम इंटरवल में उनको वाटर प्रोवाइड करना है, इरिगेशन, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। और थर्ड है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप्स। क्रॉप्स जब ग्रो कर रही है तो उन पर बहुत सारे टाइप के पैथोजेंस, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर पेस्ट जैसे इंसेक्ट्स, ये सब अटैक करते हैं। ये उनको डिजीज भी कर सकते हैं या उन प्लांट पार्ट्स को डैमेज भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। तो उनको कैसे ग्रो होने से रोकें उस क्रॉप फील्ड में, ताकि वो बचे रहें क्रॉप प्लांट्स और हमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिले। क्योंकि अगर वो क्रॉप प्लांट्स को खाने लग जाएंगे तो नंबर ऑफ प्लांट्स उस पर्टिकुलर फील्ड में कम हो जाएंगे, तो उस फील्ड से हमें प्रोडक्टिविटी भी कम मिलेगी। तो हमें इन प्लांट्स को ऐसे इंसेक्ट, पेस्ट और पैथोजन से बचाने की जरूरत है। तो बचाने के लिए क्या क्या मेथड यूज करेंगे वो इसमें पढ़ेंगे। प्लस हार्वेस्टिंग करने के बाद, यानी कि सीड्स को हमने ऑब्टेन कर लिया है क्रॉप फील्ड से, फिर घर में या फिर कहीं पर भी स्टोर करें तो वहां पर भी इंसेक्ट, पेस्ट उनको अटैक ना करें, उसके लिए भी क्या क्या मेथड्स यूज किए जाएंगे ये सब हम पढ़ेंगे। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस, यानी कि हार्वेस्ट करने के बाद, फूड ग्रेन्स ऑब्टेन करने के बाद भी उनमें इंसेक्ट्स अटैक करते हैं, जिससे लार्ज स्केल पर सीड्स डैमेज हो जाते हैं और
हमें अवेलेबल नहीं हो पाते। तो उनके लिए मेथड्स भी इसमें पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ओके, तो 3 हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे। पहली हेडिंग में यहाँ पर लिखा हूं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, यानी कि वैरायटी को इंप्रूव करें, अच्छी वैरायटी के सीड लें। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि अच्छी वैरायटी के सीड में क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, हेडिंग डाले क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। फर्स्ट पॉइंट है द पर्पज ऑफ क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट आर टू डेवलप सीड्स विथ, ऐसे सीड्स डेवलप करना जो कि फर्स्ट है एबिलिटी टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, पीएच एंड सैलिनिटी। उन सीड्स में इस तरह की एबिलिटी हो कि वो ज्यादा टेम्परेचर हो तो भी जर्मिनेट करके नया प्लांट बना दे, पीएच कम या ज्यादा हो, ज्यादा एसिडिक या ज्यादा बेसिक हो तो उसमें भी वो सीड जर्मिनेट करके नया प्लांट बना दे, सैलिनिटी यानी कि सोइल के अंदर सोल्ट की कंसंट्रेशन कम या ज्यादा होने पर भी उस सीड को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो उसी तरह की ग्रोथ शो करे, तो ऐसा सीड एक अच्छा सीड होगा। और क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में हमें इसी तरह की सीड को डेवलप करने की जरूरत है। ठीक है, गुड न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड डिजीज रेजिस्टेंस, उस सीड से जो नया प्लांट डेवलप हो और उस प्लांट में और भी फ्रूट्स और सीड्स हों तो उनमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सभी उसमें ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे सीड की हमें जरूरत है। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में हम ऐसा सीड डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस, उस प्लांट के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस की पावर इस तरह की होनी चाहिए कि वो जल्दी से किसी भी पैथोजेनिक अटैक से उसको बीमारी नहीं हो। अगर बीमारी नहीं होगी तो लॉन्ग टाइम तक ग्रो करेगा, लॉन्ग टाइम तक ग्रो करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो हमें अच्छा प्रोडक्शन देगा। तो डिजीज से बचा रहे, न्यूट्रिशनल क्वालिटी अच्छी हो, हाई टेम्परेचर और सैलिनिटी पर ग्रो कर सके, गुड फर्टिलाइजर अपटेक एट क्वालिटी, मतलब क्रॉप फील्ड में जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं तो उसको एब्जॉर्ब करने की पावर भी उसमें अच्छी होनी चाहिए ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुंच सके और उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो 3 ऐसे पर्पज हैं जिसके लिए हम क्रॉप वैरायटी का इंप्रूवमेंट करते हैं, और आगे 2 मेथड्स हैं कि किस तरह उस क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो टॉपिक को आप अच्छे से समझते हुए चले, नोट्स इसमें से बनाने हैं। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में अच्छे सीड डेवलप करना, और अच्छे सीड कैसे डेवलप करना, अच्छे सीड्स की क्वालिटी ये है, और मेथड्स कौन कौन से हैं। मेथड्स टू इनकॉर्पोरेट डिजायर्ड कैरेक्टर्स इन सीड्स आर एज फॉलोज। डिजायर्ड कैरेक्टर्स वो होते हैं जो कैरेक्टर हम एक्सपेक्ट करते हैं उस सीड में होने चाहिए, उनको डिजायर्ड कैरेक्टर बोलते हैं। तो उस सीड में वो डिजायर्ड कैरेक्टर्स कैसे आएंगे, उसके 2 मेथड्स, एक है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन मेथड और दूसरा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। क्रॉप है ये, क्रॉस नहीं है, क्रॉप्स। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी 2 क्रॉप प्लांट्स के बीच क्रॉस करवाना जिससे कि बनने वाले सीड दोनों से ही अच्छी क्वालिटी के हों। ऐसे सीड्स जो 2 अलग अलग क्रॉप वैरायटी के क्रॉस से बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं हाइब्रिड सीड्स। ठीक है, हाइब्रिड सीड्स, द क्रॉसिंग ऑफ जेनेटिकली सिमिलर plants to obtain hybrid seeds is called cross hybridization. जेनेटिकली सिमिलर मतलब रिलेटेड प्लांट्स के बीच अगर क्रॉस करवाया जाए जिनमें अपने आप में अच्छे कैरेक्टर, इसमें मान लीजिए 2 अच्छे कैरेक्टर है, 2 खराब है, इसमें जो दूसरी वैरायटी उसमें वो दूसरे वाले 2 तो खराब है, एक जो पहला टाइप है वो अच्छे हैं, तो इन दोनों को अगर क्रॉस करवा दें तो ऐसा भी प्लांट या सीड बनेगा जिसमें दोनों ही कैरेक्टर अच्छे आएंगे। तो हमें ऐसे हाइब्रिड सीड सेलेक्ट करने हैं जिसमें क्रॉस करवाने पर दोनों के अच्छे अच्छे कैरेक्टर आ जाएं, वो सीड तो सेलेक्ट कर लें, और दोनों के खराब कैरेक्टर आ जाएं या मिक्स आ जाए तो उन सीड्स को हम डिस्कार्ड कर दें। ठीक है, तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन का पर्पज यही है कि अच्छी क्रॉप वैरायटी को आपस में क्रॉस करवाना जिससे कि बनने वाले सीड में दोनों की अच्छी अच्छी क्वालिटीज आ जाए। ठीक है, इट मे बी इंटर वेराइटल, इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनेरिक। अब ये हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग तरह का हो सकता है कि एक स्पीसीज की 2 वैरायटी के बीच हो, इंटर वेराइटल, हो सकता है कि 2 स्पीसीज के बीच हो, इंटर स्पेसिफिक, और हो सकता है 2 जीनस, मैंने बताया था जीनस स्पीसीज से थोड़ी बड़ी यूनिट है,
दो जीनस के बीच हो तो इंटरजेनेरिक बोलते हैं। 3 टाइप हो गई। एग्जाम्पल वीट, मस्टर्ड एक्सेट्रा। जितने भी क्रॉप प्लांट्स हैं हमारे चारों ओर, जितने भी क्रॉप प्लांट्स हैं उनमें हम जो ग्रो करते हैं सीड्स, वो सभी हाइब्रिड सीड हैं। वो सभी ऐसी क्रॉप वैरायटीज को क्रॉस करके बनाए गए हैं जिनमें अच्छे कैरेक्टर थे, तो इनके अंदर और भी अच्छे कैरेक्टर्स आ गए। ये सभी हाइब्रिड सीड्स हम ग्रो कर रहे हैं जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट होते हैं। ठीक है। उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली का मतलब जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए। किसी क्रॉप सीड के न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए ही क्रॉप के अंदर न्यूट्रिशनल क्वालिटी डिसाइड करता है, क्रॉप के अंदर डिजीज की रेजिस्टेंस डिसाइड करता है। सब कुछ डिसाइड करने वाला क्या है? डीएनए। और डीएनए पर जो छोटी छोटी यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस होती हैं उनको हम बोलते हैं जीन। ठीक है। तो मान लीजिए अगर किसी क्रॉप प्लांट के अंदर प्रोटीन बनाने वाली भी जीन ही है, तो वो जीन अगर ज्यादा डाल दे तो प्रोटीन ज्यादा बनने लग जाएगी। ठीक है। दूसरा, मान लीजिए किसी क्रॉप प्लांट पर इंसेक्ट्स, पेस्ट अटैक करते हैं और उसको किल कर देते हैं, तो क्यों ना उसमें इस तरह की जीन उसके डीएनए में डाल दें कि जब वो जीन एक्सप्रेस हो, वो जीन ऐसा पॉइजनस प्रोडक्ट बनाए जो उस इंसेक्ट को ही मार दे। ठीक है। तो ये तो क्या थी, सरफेस लेवल पर हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवा के गुड कैरेक्टर्स इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर जेनेटिक लेवल यानी कि डीएनए में चेंज लाकर इस तरह की क्रॉप बनाना जिनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, जिनकी डिजीज रेजिस्टेंस ज्यादा हो, इस मेथड को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बोलते हैं। मतलब ऐसा मेथड जिसमें जीन और डीएनए को ही बदल दिया जाए, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन ला दिया जाए जिससे उसमें कोई अच्छी क्वालिटी आ जाए। The genetic manipulation of crop plants to incorporate good quality genes in seeds. सीड्स में अच्छे जीन्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए डीएनए में जो चेंज लाते हैं उससे बनने वाली क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलते हैं। इट इंक्रीजेज न्यूट्रिशन क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी एक्सेट्रा। एग्जाम्पल बीटी, कॉटन, गोल्डन राइस। ठीक है। ये 2 वैरायटी मैंने एग्जाम्पल दी हैं। ये बायोटेक्नोलॉजिकल या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। इनमें अलग अलग तरह के अच्छे कैरेक्टर्स इनकॉर्पोरेट हो गए हैं। बीटी कॉटन में इस तरह का जीन हमने डाल दिया है कि जब कोई इंसेक्ट आकर इस पर अटैक करता है तो बीटी कॉटन खुद उसके लिए पॉइजन बनाती है और वो इंसेक्ट मर जाता है। अब वो इंसेक्ट मर जाएगा तो क्रॉप प्लांट को खाएगा नहीं और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। गोल्डन राइस में ऐसी जीन हमने डाल दी है जो कि विटामिन ए का कंटेंट इंक्रीज करती है। विटामिन ए हमें उस गोल्डन राइस से ज्यादा मिलता है। ठीक है। तो इन दोनों के लिए पेज के टॉप पर एक पॉइंट लिख दीजिए, बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट लाइक कॉटन बोलवॉर्म। इंसेक्ट पेस्ट PEST लिखेंगे, लाइक कॉटन COTTON, बोलवॉर्म BOLLWORM। ठीक है। वाइल गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए कंटेंट। विटामिन ए कंटेंट। ठीक है। दोनों ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। तो इस तरीके से हम क्रॉप को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। समझे आप? तो पहले इसको लिखें, इसी में कंटिन्यूएशन में लिखिए, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में विच आर द फैक्टर्स फॉर विच वी इंप्रूव आवर क्रॉप प्लांट्स। हमारे क्रॉप प्लांट्स को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके लिए हम इंप्रूव करना चाहते हैं और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं। फर्स्ट है हायर यील्ड, इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी पर एकड़। 1 एकड़ में पहले से ज्यादा प्रोडक्शन लेना, ये हमारा पर्पज है। इंप्रूव्ड क्वालिटी, इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल क्वालिटी, उन बनने वाले सीड या फ्रूट या फिर स्टेम के अंदर न्यूट्रिशनल क्वालिटी पहले से ज्यादा हो, ये हम करना चाहते हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, डेवलपिंग क्रॉप्स रेजिस्टेंट टू बायोटिक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इंसेक्ट, पेस्ट एंड एबायोटिक फैक्टर्स, पीएच, टेम्परेचर, सैलिनिटी। उसको रेजिस्टेंट बनाना है कि अगर बैक्टीरिया वायरस आए तो भी उसकी हेल्थ को ज्यादा अफेक्ट ना करे, और टेम्परेचर, पीएच या सोल्ट कंसंट्रेशन में चेंज आए तो भी ज्यादा वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह की रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करनी है। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन,
crops with short maturity duration will give more productivity as more cycles of crop will occur in same season. जिस हमें ऐसी क्रॉप वैरायटी डेवलप करनी है जिसकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन शॉर्ट हो, मतलब वो 4 महीने के बजाय 2 महीने में ही फ्लावर, फ्रूट्स और सीड्स का फॉर्मेशन कर दे। इससे ये एडवांटेज होगा कि उस क्रॉप के उसी सीजन में 2 साइकिल चलेंगे तो प्रोडक्टिविटी जस्ट डबल हो जाएगी। तो हमें ऐसे सीड्स की डेवलप करने की जरूरत है जिनकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन शॉर्ट। ठीक है। Wider adaptability, ability of crop plants to grow among different climatic conditions. हर क्लाइमेटिक कंडीशन में वो ग्रो कर पाए, अडेप्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होनी चाहिए ताकि उसको किसी भी रीजन में ग्रो करना आसान हो। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर प्रीफर्ड मोर देन अदर्स। ऐसे कैरेक्टर्स जो एक क्रॉप प्लांट में और कैरेक्टर्स से ज्यादा सिग्निफिकेंस के हैं उनको डिजायरेबल एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ड्वार्फनेस इज डिजायर्ड इन सीरियल्स व्हाइल प्रोफ्यूज्ड ब्रांचिंग एंड टॉलनेस इज डिजायर्ड इन फॉडर क्रॉप्स। पशुओं के लिए जो चारे वाली क्रॉप है उनमें हम क्या चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग हो उनके अंदर, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लंबे हो, जैसे ज्वार है उसमें ब्रांचिंग और लंबे ज्यादा हो, वो कैरेक्टर हमें ज्यादा डिजायरेबल है। जबकि सीरियल क्रॉप जैसे व्हीट और राइस है उनके अंदर हमें डिजायरेबल क्या है कि फ्रूट या सीड की लेंथ तो बढ़े और प्लांट की लेंथ छोटी रहे, ड्वार्फनेस। ठीक है। तो अलग अलग क्रॉप प्लांट में डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर भी अलग अलग होता है। तो इन कैरेक्टर्स के लिए हम इंप्रूव करते हैं। पहला पार्ट क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट कंप्लीट हो गया जिसमें हम गुड क्वालिटी सीड ग्रो करेंगे। सेकंड है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, बी। और क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का पर्पज होगा कि उसको इस तरह की कंडीशंस दें कि उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। इट इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न। न्यूट्रिएंट अच्छे से मिले, इरिगेशन यानी कि वाटर की सप्लाई अच्छे से मिले और क्रॉपिंग के अलग अलग पैटर्न हो जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े। ठीक है। एग्रीकल्चरल स्किल्स, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्री परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ फार्मर्स डिटरमाइंस टाइप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। किस तरह का क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिसमें बहुत ज्यादा मशीन्स का यूज हो, फर्टिलाइजर्स का यूज हो, या फिर बिल्कुल ही यूज ना हो, या फिर थोड़ा बहुत यूज हो, थोड़ा बहुत नहीं हो। तो उसके बेसिस पर 3 तरह की क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेज हैं। नो कॉस्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिसमें फार्मर मार्केट से कुछ नहीं लाता है, पिछली क्रॉप के बचे हुए सीड ग्रो कर दे, घर में ही जहां पर एनिमल्स को रखते हैं उनका डंग को यूज करके मैन्योर के तौर पे डाल दे, और वाटर की अवेलेबिलिटी भी उसके पास हो, मतलब कुछ भी परचेज ना करना पड़े, तो उसको बोलते हैं नो कॉस्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट। लो कॉस्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट में यह है कि सीड्स तो गुड क्वालिटी के खरीद के मार्केट से लाए तो जिसमें कुछ पैसा खर्च होगा, लेकिन बाकी मैन्योर भी घर से यूज कर ले, वाटर के लिए भी खर्चा नहीं करे, तो वो होगा लो कॉस्ट। और हाई कॉस्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हाइब्रिड सीड परचेज करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज करना, ट्रैक्टर्स, मशीन्स, टेक्नोलॉजी को फुल यूज करना जिससे कि ज्यादा उसको एक्सपेंस आए। तो इस तरह की जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट होती है उसको बोलते हैं हाई कॉस्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है। तो 3 अलग अलग मैनेजमेंट हैं। किस बेसिस पर, इकोनॉमिक जो बर्डन आता है फार्मर पर, उसके बेसिस पर 3 मैनेजमेंट। ठीक है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी कि मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन के मेथड्स। ये सब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सारे नोट्स मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, उसी फॉर्म में आपको बनाने हैं, मैं सेंड नहीं करूंगा। जहां पर वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आती है वहां पर आप साउंड पर ध्यान दें, समझ में आ जाएगा। लर्न करते रहें, नोट्स बनाते रहें और टेस्ट देते रहें। ओके, थैंक यू।